हेलो, मैं शिखर श्रीवास्तव शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 4 लेकर के आया हूं और इस पार्ट के अंदर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारणों पर, उसके रीजंस क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने के, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक कारणों पर चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट के अंदर हमने राजनीतिक कारणों पर चर्चा की थी और ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आप सीबीएसई में हो, आप यूपी बोर्ड में हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्या थे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और आप पिछला पार्ट भी जरूर देखें ताकि आपको पूरी तरह से ये टॉपिक समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों पर चर्चा करेंगे, यानी कि सोशल रीजंस क्या थे जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, अगर हम इसकी बात करें तो इस टॉपिक को हम 4 पार्ट में कवर कर सकते हैं, जिसमें पहला होगा 3 स्टेट एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि 3 वर्ग और उनका झगड़ा। 3 वर्ग कौन कौन से? पादरियों का प्रथम स्टेट, सामंतों का द्वितीय स्टेट और आम आदमियों का, कॉमन मैन्स का थर्ड स्टेट। इसके बाद सेकंड है एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग। इसके बाद आ जाता है समृद्ध व्यापारी, रिच बिजनेसमैन। और चौथा टॉपिक हो जाएगा फार्मर्स और आर्टिसंस, यानी कि आपके किसान और कारीगर। बेसिकली ये जो 3 टॉपिक हैं, ये इसी टॉपिक को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये 3 टॉपिक इस टॉपिक के पार्ट है। सारा जो झगड़ा था जिस कारण से फ्रांस की क्रांति हुई, वो उन्हीं 3 वर्गों का, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के झगड़े का नतीजा था, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है। 3 वर्ग किसी भी क्रांति या किसी भी रिवॉल्यूशन के अंदर 3 एलिमेंट जरूर होते हैं। पहला वो जो कि शोषण कर रहा होता है, यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा होता है, अत्याचार कर रहा होता है। दूसरा वो होता है जो कि एक्सप्लॉयटेशन सह रहा होता है, अत्याचार सह रहा होता है। और तीसरा एक वर्ग होता है जो कि इन दोनों के बीच के अंदर, इन दोनों की बीच की स्थिति में होता है और वो क्या करता है, वो क्रांति की घटनाओं को लीड करता है, यानी कि वो जो है नायक की भूमिका, हीरो की भूमिका निभाता है। ये तीसरा वर्ग जो होता है, ये हमेशा, ये जो मध्यम वर्ग है, एजुकेटेड मध्यम वर्ग, ये भूमिका हमेशा ये एजुकेटेड मध्यम वर्ग, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग ही निभाता है। फ्रांस की क्रांति के दौरान हो ये रहा था कि ऐसा नहीं था कि फ्रांस के समाज में जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत खराब थी, या जो कारीगर थे वो जी नहीं सकते थे एकदम, ऐसा नहीं था। यूरोप के बाकी देशों के अंदर, एक्सेप्ट ब्रिटेन, अगर हम ब्रिटेन को छोड़ दें और यूरोप के बाकी देशों की तुलना करें तो यूरोप के बाकी देशों से फ्रांस के किसान बेहतर स्थिति में थे, फ्रांस के कारीगर बेहतर स्थिति में थे। दिक्कत ये थी कि वो अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते थे। देखिए, क्रांति या रिवॉल्यूशन या झगड़ा तभी होता है जब, और कोई वर्ग झगड़ा तभी शुरू करता है जब उसे इस बात की पूरी गारंटी हो, या उसे ये पता हो कि अगर मैं इस झगड़े में सफल हो गया, या मैं इस क्रांति में, इस विद्रोह में सफल हो गया, तो मैं जिस स्थिति में हूँ उससे एक स्थिति ऊपर चला जाऊँगा। अगर आपके पास बिल्कुल खाने के लिए न रोटी रहे तब आप झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास 1 रोटी है और आपको लगता है झगड़ा करके 2 रोटी मिल सकती है, तभी आप झगड़ा करने की हिम्मत जुटाएंगे। यही फ्रांस की क्रांति के दौरान किसानों के साथ हो रहा था। किसान और कारीगर अपने हिस्से की कमाई कर ले रहे थे, वे अपने हिस्से का खाना भी खा ले रहे थे। दिक्कत तब पैदा होती थी जब किसी साल फसलें खराब हो जाती थी, यानी कि वो इस स्थिति में थे कि वो जितना कमाते थे वो उतना खाते थे। अगर किसी साल फसल खराब हो गई, उनकी कमाई रुक गई, तब उनको जीविका का संकट हो जाता था, यानी कि सस्टेन करने की दिक्कत जो है, सस्टेन करने का चैलेंज उनके सामने तब पैदा होता था जब वहाँ पे फसलें खराब होती थी। वो इस स्थिति से ऊपर आना चाहते थे कि ये स्थिति हमारे साथ न बनी रहे कि अगर किसी साल फसल खराब हो जाए तो फिर हमारे लिए जीविका का संकट हो जाए, सस्टेन करने की दिक्कत हो जाए। बाकी टाइम उनके पेट भरे रहते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि वो कमाएं
प्लस वो जो है अपनी स्थिति को इतना बेहतर कर लें कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, मान लीजिए बारिश नहीं हुई और फसल खराब हो गई, या कुछ और उस टाइम के जो एक क्लाइमेट चेंज हुआ या पर्यावरणीय स्थितियां बदली, उसकी वजह से अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका प्रभाव किसानों के ऊपर न पड़े। किसानों की ये मांग थी। मध्यम वर्ग की समस्या ये थी और बिजनेसमैन जो क्लास था उसकी समस्या ये थी, बिजनेसमैन को चाहिए थी जमीन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और जमीनों पर किसका अधिकार है? पादरियों और सामंतों का। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग सेपरेटली नेक्स्ट मतलब पार्ट जो है हमारा ये इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक कारण जब पढ़ेंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बात ये है कि ये जो रिच बिजनेसमैन था ये अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक अधिकार चाहता था। तो इसकी ये समस्या थी। फ्रांस के किसानों और कारीगरों की आपने समस्या समझ ली। अब ये तीसरा महत्वपूर्ण जो हमारी क्रांति का नायक है, जो हीरो है हमारी क्रांति का, एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग था, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहा था और जिसे नौकरियां चाहिए थी, जिसकी कहानी आपको पिछले पार्ट में बताई भी गई थी कि आप ये यूनिवर्सिटी, ये सिस्टम हमें पढ़ा दे रहा है लेकिन ये सिस्टम हमें नौकरियां नहीं दे रहा है। ये बात पिछले पार्ट में एक राइटर ने कही थी, आपकी बुक में ये चीज़ है। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ये चाहता था कि ये जो एक तरीके से जन्मजात अधिकार हैं सत्ता के ऊपर, यानी कि पैदाइश के साथ ही आपको एक राजनीतिक पावर दे दी जाए, इसलिए सिर्फ आपके पास राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल पावर हो क्योंकि आप किसी बड़े परिवार में, किसी कुलीन, किसी सामंत के यहाँ पैदा हुए हैं, ये चीज़ ना हो। सत्ता के केंद्र में, सेंटर ऑफ पावर जो है वहाँ पर वो लोग पहुँचे जो उसके योग्य हों। इस मांग के साथ पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग क्रांति में कूदा गया कि उसने क्रांति का, वो जो है क्रांति का हिस्सा बना। तो ये इनकी समस्याएं बारी बारी से हमने समझ ली कि हमारे मिडिल क्लास की क्या समस्या थी, बिजनेसमैन की क्या समस्या थी। इनकी समस्या थी कि ये और ज़्यादा भूमिका अदा करना चाहते थे। जो मिडिल क्लास में कौन कौन आएंगे? जो अपने शिक्षक हो गए और अपने वकील हो गए, इस तरीके के जो पढ़ने लिखने वाले वर्ग हैं। उसके अतिरिक्त बिजनेसमैन ये चाहते थे कि जो इकोनॉमिकल पावर, इकोनॉमिकल माइटी उन्होंने गेन की है, उन्होंने जो आर्थिक शक्ति प्राप्त की है, उसका उपयोग वो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में करे। और किसान और कारीगर ये चाहते थे कि वो जो कभी कभी उनके सामने हर दूसरे तीसरे वर्ष जीविका का संकट पैदा हो जाता है, वो स्थिति न रहे, वो इतना कमा लें कि वो कल को किसी मुसीबत की स्थिति में भी खुद को बचा के रख सकें। और इन तीनों वर्गों ने एक साथ मिलकर क्रांति किसके खिलाफ की? उस वर्ग के खिलाफ जो उनके विकास के बीच में बाधक बन रहा था, यानी कि उस डेवलपमेंट प्रोसेस के बीच में रोड़ा अटका रहा था। कौन? प्रथम और द्वितीय स्टेट। अब इसके आर्थिक कारणों पर जब हम चर्चा करेंगे तो हमें सोशल रीजंस और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे। आर्थिक कारणों को हम जिन टॉपिक्स के बीच में समझने की कोशिश करेंगे उनमें सबसे पहला है कर मुक्त सामंत और पादरी, यानी कि टैक्स फ्री फ्यूडल लॉर्ड्स और प्रीस्ट। इसकी वजह से क्या पैदा होता है? असमान कर प्रणाली। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हो ये रहा था फ्रांस के अंदर कि जो सामंत वर्ग था और जो पादरी वर्ग था उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। और टैक्स किस पे लगता था? वही जो कॉमन मैन, थर्ड स्टेट है, किसान, कारीगर और मिडिल क्लास बिजनेसमैन, ये सारे लोग। जब फ्रांस के अंदर आर्थिक हालात खराब होने लगे तो फ्रांस के लोगों ने कहा कि ये जो असमान कर प्रणाली है आपकी, यानी कि आप किसी को कर मुक्त रखेंगे और किसी के ऊपर कर लगाएंगे, किसी को कर मुक्त रखेंगे, ये सही नहीं है, पहली बात। दूसरी समस्या ये थी कि एक तो ये जो सामंत वर्ग था इसे टैक्स नहीं देना पड़ता था और पादरी वर्ग को टैक्स नहीं देना पड़ता था। दूसरी समस्या ये थी कि ये टैक्स ले सकते थे, मतलब एक तो ये टैक्स देते नहीं थे, ऊपर से ये अलग से आम लोगों से टैक्स ले सकते थे। अलग अलग प्रकार के धार्मिक कर लगे हुए थे और सामंत भी अलग अलग तरीकों से टैक्स वसूल करते थे। अब विशेषाधिकार या कि मतलब आप समझ लीजिए कि जो एक दबाव था सामान्य आदमियों के ऊपर, वो इस तरीके का था कि अगर किसानों के खेत में जंगली पशु आ जाएं तो वो उन्हें भगा नहीं सकते थे क्योंकि सामंतों को शिकार खेलना होता था। तो आप समझ सकते हैं कि इस हद का अगर डिस्क्रिमिनेशन अगर आप करने की कोशिश करेंगे और ऊपर से एक ऐसे समाज के साथ जो लगातार शक्ति गेन कर रहा है, जो लगातार पावर क्रिएट करता जा रहा है, एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभर रहा है,
तो फिर विद्रोह तो होगा ही, कभी ना कभी तो विद्रोह होगा ही, आपको समझौता करके चलना चाहिए था। लेकिन सामंतों ने समझौते या पादरियों ने समझौते की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं थी। तो एक तो कारण हो गया हमारा असमान कर प्रणाली, ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरी बात, विलासी राजा और उसकी पत्नी। पहली चीज कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही थी, लगातार कर आप ले नहीं रहे थे सामंतों और पादरियों से, जिनके पास भूमि का 60% हिस्सेदारी थी, 60% हिस्सेदारी जिसके पास थी, उससे आप कर नहीं ले रहे हैं। इसके बाद आप राज्य का जो कोष है, यानी कि सरकार को जो हम पे कर रहे हैं टैक्स, उसी में से राजा अपने हिस्से की संपत्ति निकाल लेता था। मैंने पिछली क्लास में रानी मेरी एंथ्वाइनेट के बारे में ये बताया था कि वो मूर्ख किस्म की औरत थी, मूर्ख महिला थी। और दूसरी उसकी समस्या ये थी कि वो बहुत शौकीन थी, मतलब उसे अच्छे महल बनना में रहना, महंगे कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। और लुई उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो इसकी सारी व्यवस्था भी करता रहता था। इसका नतीजा ये हुआ कि राजा के कोष में जो राजा अपने ऊपर स्पेंड कर रहा है पैसा, उसमें और राजा का जो राज्य के ऊपर स्पेंड करने के लिए पैसे चाहिए, उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। और दरबार को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया, उसमें इतना पैसा बर्बाद किया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो दो कारण हो गए आपके, पहला टैक्स जिन वर्गों से लेना चाहिए था उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, दूसरा ये कि पैसा अंधाधुंध तरीके से फालतू के कामों में खर्च किया जा रहा है। तीसरा कारण ये था, वॉर, युद्ध लगातार चल रहे थे। एक तो फ्रांस की आर्थिक हालत कमजोर हो रही थी, ऊपर से फ्रांस जो है युद्धों से भी पीछे नहीं हट रहा था। बिला वजह के पूरे यूरोप के अंदर जितने भी पछड़े हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस जहाँ भी क्रिएट होती थी, फ्रांस अपनी सेना के साथ पहुंच जाता था। वो लगातार इंग्लैंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से फ्रांस की क्रांति के जो जो कारण थे, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, इसे हमने समझ लिया था। हमने अपनी लास्ट वीडियो में राजनीतिक कारणों पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हमने सामाजिक कारणों को समझा, आर्थिक कारणों को समझा। सामाजिक कारण के अंदर हम अगर रिकैप कर लें छोटा सा, तो हमने 3 वर्ग का झगड़ा क्यों शुरू हुआ ये समझा, किसानों की जीविका का संकट समझा, और मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग की क्या इच्छाएं थी और क्या मांग थी, इसे हमने जाना। आर्थिक कारण के अंदर हमने ये जाना कि एक कर मुक्त व्यवस्था, जो कर व्यवस्था के अंदर सिस्टम था, जो कर मुक्त व्यवस्था हो गई थी, यानी कि सामंत और पादरियों को जो करों से, टैक्स से फ्री रखा गया था, उस व्यवस्था के खिलाफ, उस असमान कर प्रणाली के खिलाफ कैसे गुस्सा था फ्रांस के अंदर, इसके बारे में हमने जाना। हमने ये जाना कि राजा, रानी और उनका दरबार किस तरीके से फिजूल खर्चियाँ कर रहे थे, किस तरीके से फिजूल के खर्च हो रहे थे। और हमने ये जाना कि किस प्रकार से संपत्ति पर, भूमि पर जो अधिकार थे वो किस प्रकार से संघर्ष का कारण बनते हैं। क्षमा कीजिएगा, समयाभाव के कारण वैचारिक कारणों को इस वीडियो में जगह नहीं दी जा सकी है। क्रांति में विचारकों की भूमिका पर सेपरेट वीडियो आएगी। नमस्ते, धन्यवाद, जय भारत।